मूल्यांकन में, है ना। तो मानवीयता का मतलब पूरी मानव जाति एक, है ना, सर्व मानव। तो सर्व मानव में मूल्य, चरित्र, नैतिकता, मानवत्व, है ना, उसको पोषण, संरक्षण, संवर्धन, मूल्यांकित करने का जो क्रियाकलाप है उसको न्याय कहते हैं। यहाँ पे न्याय की पूर्ण अवधारणा की बात है ना, पूर्ण अवधारणा। हम उसको समझते हैं तो एक संबंध में देखते हैं, फिर परिवार में न्याय को देखते हैं, समाज में देखते हैं, फिर राष्ट्र में, फिर अंतरराष्ट्र में, जब सर्व मानव में देखते हैं तब वो ये परिभाषा बनती है ना, मानवीयता के पोषण, संरक्षण एवं मूल्यांकन के लिए, है ना, संपादित किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संबंधों व मूल्यों की पहचान व निर्वाह किया। अब संबंधों और मूल्यों की पहचान, तो पहले संबंधों की पहचान है। अस्तित्व से अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति संबंध में है ना। अस्तित्व से अस्तित्व, इसलिए मानव का प्रकृति के साथ संबंध है ना, सर्व मानव का। ठीक है। तो उसका पहचान, उस अर्थ में निर्वाह करना, उसको न्याय कहते। पूरी मानव जाति आ जाए, मानव जाति तो आएगी, लेकिन मूल्य तो देश से आएगी ना। पूरे जितने मूल्यों की पहचान होगी, क्योंकि प्रकृति के साथ भी संबंध की पहचान है, तो उपयोगिता में और कलाम में भी हो जाए। अगला बिंदु 26वां समाधान। क्या मतलब होता है उपयोगिता कलाम? वस्तु की उपयोगिता जिस प्रयोजन को है, वस्तु की उपयोगिता जिस प्रयोजन के, जैसे मान लीजिए धान उगाई, वस्तु धान, पूरा बोली, धान उगाई, तो उसका जो प्रयोजन है शरीर का पोषण, तो पोषण के अर्थ में है कि नहीं? यदि पोषण के अर्थ में खाद डाल के उगाया है, गलत तरीके से किया, तो उपयोगिता में उसकी बनी नहीं रही जैसी यथास्थिति होनी चाहिए। तो इसको सर्व में बताइए, सर्व में कैसे पहचान? वस्तु मूल्य को सर्व में, सबको उपलब्ध होगी, सर्व मानव में वस्तु मूल्य। हाँ, पूरी मानव जाति के ही अर्थ में। और कला मूल्य में क्या है? क्या है? वस्तु सर्व मानव में उपयोगिता कला मूल्य क्या है? शरीर का पोषण। यदि धान की बात करें, चावल की बात करें, कौन से शरीर? मानव शरीर। हाँ, सर्व मानव शरीर के पोषण। हाँ, वही उसकी उपयोगिता है। और फिर कला मूल्य में उसको हमने प्रोसेस करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ा दिया। हाँ, जैसे धान को प्रोसेस करके कुछ और बना दे, चावल को खाने योग्य बना दिया, उसमें भी कई तरह की वैरायटी बना दी। कहीं लिखा है बाबा जी ने? नहीं, बस सुना है। शिविर की सूचना से नहीं बनेगा मामला, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं। कैसे देखेंगे? वस्तु मूल्य का मतलब समृद्धि। मानव जाति जो भी अर्थोपार्जन करता है वो वस्तु मूल्य है ना। वस्तु मूल्य आवश्यकता से अधिक है, उसको समृद्धि। वस्तु मूल्य आवश्यकता से अधिक है कि वस्तु आवश्यकता? वस्तु मूल्य, जिसको कीमत करते हैं, नहीं, कीमत की बात नहीं है। मूल्य तो उसकी मौलिकता है, पोषण के अर्थ में। वस्तु जो है ना, आहार के अर्थ में नहीं पहचानी है ना। जो समृद्धि है, यदि समृद्धि मूल्यों के निर्वाह में नहीं लगती तो वो समृद्धि नहीं, यानी वो वस्तु मूल्य नहीं। जैसे आपने कहा हम कुछ उत्पादन करते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं, यदि वो मानवीयता के लिए अर्पित नहीं है, यानी शिष्ट मूल्यों के निर्वाह के लिए नहीं है, वो समस्या है। तो मानव के लिए जैसे कोई ऑर्गेनिक पैदा करता है और ऑर्गेनिक पैदा करके जो भी उपार्जन होता है वो मानवता में नहीं लगता है, वो अपराध है। ऑर्गेनिक पैदा करना भी, चाहे रसायन पैदा करो चाहे ऑर्गेनिक पैदा करो, अपराधी।
ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है। कला मूल्य कैसे? उपयोगिता मूल्य क्या चीज है? उपयोगिता कला मूल्य क्या है? मौलिकता ही उसकी उपयोगिता है, जिस प्रयोजन की वो है उसकी उपयोगिता है, वो उस मूल्य के साथ है। जैसे क्या क्या है उत्पादन की मौलिकता? उसका ये प्रयोजन शरीर, मानव शरीर का पोषण करता है। बिल्कुल नहीं, ये कहा ही नहीं था। कहाँ लिखा बताइए आपने? ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में, जी। उपयोगिता आवास, आहार, आवास, अलंकार, दूर तरह, दूर गमन, दूर संबंधी कार्य योग। कोई आकांक्षा महत्वाकांक्षा के योग की बात क्या है। किसका परिभाषा पढ़ा? उपयोगिता उपयोगिता। इन सबका उपयोगिता यदि वो मानवीयता के अर्थ में है तभी उपयोगिता है, नहीं तो नहीं है। जैसे इसमें लिखा है दूरदर्शन, दूर संबंध, अभी हम सैटेलाइट है ना, मिसाइल है, तो ये सब इसी टेक्नोलॉजी से आए, तो हम इसको क्या कहेंगे? उपयोगिता मूल्य। नहीं, वो तो विध्वंस के लिए है। तो उपयोगिता मूल्य नहीं बना, तो उत्पादन करना उपयोगिता नहीं। प्रयोजन क्या था, मान्यता क्या था? अर्थोपार्जन करना उपयोगिता मूल्य है। उस अर्थोपार्जन का उपयोग किसमें करते हैं? मानवीयता, तभी वो न्याय है, नहीं तो न्याय नहीं। तो अपराधी। तो उपयोगिता मूल्य तभी सिद्ध होता है कि वो न्याय में लगता है। कला मूल्य भी तभी सिद्ध होता है, यानी मानवीयता के संरक्षण में यदि सहायक होता है तब वो कला मूल्य। तो जीव चेतना में कोई उपयोगिता नहीं है। कहाँ उपयोगिता मूल्य? जीव चेतना में, जीव चेतना के रूप में, जीव चेतना को यदि हम उपयोगी मानते हैं तो उपयोगिता मूल्य। जागृति में बाबा जी लिखते थे भ्रमित मानव में दो मूल्य होते हैं, उपयोगिता मूल्य का नाम। ऐसा लिखा है नहीं? ये कहते हैं कि शहर के पोषण के लिए, है? शहर अस्तित्व के पोषण के लिए, सह अस्तित्व का पोषण नहीं होता, मानवीयता का पोषण। हाँ, सह अस्तित्व का पोषण। सह अस्तित्व जैसा वैसे ही रहता है, या सह अस्तित्ववादी मानसिकता का पोषण, सह अस्तित्ववादी व्यवहार का पोषण, सह अस्तित्ववादी कार्य का पोषण। ठीक है, बताइए। मानवीयता का पोषण कह रहे हैं, मतलब जो मानवीय कार्यों में तो लगेगा। मानवीय कार्य क्या है? दयापूर्ण कार्य होगा। दयापूर्ण कार्य क्या है? वस्तु मूल्य का आदान प्रदान दयापूर्ण कार्य है। प्रमाणित करने के लिए किया है कार्य। प्रमाणित करने के लिए किया गया कार्य। दया का मतलब है जो समझ नहीं है मानवीयतापूर्ण आचरण की, वो समझ को उपलब्ध कराना, वो दया है। वस्तु को उपलब्ध कराना, वहां पे जो वस्तु शब्द है वो समझ के अर्थ। अब समझ आ गई है तो उस समझ के अनुसार कैसे जी पाए उसको उपलब्ध कराना कृपा है। ठीक है, नहीं तो दया कृपा तो जो है वो धीरता से भी नीचे की चीज हो गई। धीरता, वीरता, उदारता से नीचे की चीज है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो समझ उपलब्ध कराई वो दया, यदि अभी देखते थे अभी दया कर रहे हैं, समझ उपलब्ध करा रहे हैं, जो बाबा जी ने समझ उपलब्ध कराई वो ये दया। दया है मानव जाति। अब ऐसा जब जीने लग जाएंगे, जी है वो भी नहीं कर हाँ। सकता, वो कृपा। वो कृपा करुणा में जब दोनों हो पा रहा है, समझ भी हो पा रही है, दोनों किया ना उन्होंने। बाबा जी ने केवल समझाया नहीं, खाना भी खिलाया। खाना वाना तो कोई उनके घर गए तो समझने के लिए भी समय लगाए। आप उतना ही देख पाए ना, खाना खिलाए, जो भी वस्तु उनकी जरूरत थी वो उपलब्ध कराए, जो भी वस्तु का ज्ञान, समझ भी, और क्या कहेंगे शरीर की, मतलब वो आपकी प्रतीक्षा में बैठे थे, आप आओ तो खाना खिला देंगे, करा देंगे। प्रतीक्षा में नहीं थे। अरे भाई वो मानव जाति के लिए अनुसंधान कर रहे हैं,
हाँ, ठीक है ना। आपको खाना खिला रहे हैं इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि आप मानवीयता को समझने के लिए आए, नहीं तो वो सड़क में जो भीख मांग रहे हैं उनको थोड़ी बुला के खाना खिला रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि वो दया नहीं है? उनके आजू बाजू में बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उनको खाना नहीं खिला रहे, तो क्या बोलेंगे बाबा जी में दया नहीं? आपको खाना खिला दिया तो दया हो गई, उनको नहीं खिला रहे हैं तो दया नहीं हुई। ये तो एक ऐसी परिभाषा है। आपको भी तभी तक खाना खिला रहे हैं जब तक आप मानवीयता का अध्ययन करने आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने खाने का अर्थ का दुरुपयोग थोड़े करेंगे। जागृत आदमी अपने पैसे का, अर्थ का, श्रम का दुरुपयोग करेगा तो सदुपयोग करेगा। आप में कुछ उम्मीद है, जब तक उम्मीद है तब तक श्रम कर, जब उनको समझ में आ जाता है ये नहीं सुधरेगा, उससे श्रम बंद कर देते। हमको कहा, हम किसी को लेके गए, उन्होंने कहा ये बदलेगा नहीं, हम जांच के देख चुका हूं, हाँ इसमें समय, अपना समय इसमें मत लगा। तो अभी इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोले? तो जागृत आदमी का एक एक क्षण कीमती है ना, वो इसलिए थोड़ी लगाएगा आपको खाना खिलाना है, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखना। आपकी सुविधाओं का ध्यान इसीलिए रखना है क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए। यदि आप तीर्थाटन के लिए आए हैं तो भी खाना खिला देगा, लेकिन इस उम्मीद में खिलाएगा कि आप में शायद कुछ जर्मिनेट हो जाए। नहीं तो तीर्थाटन लाखों लोग आते हैं, किसको किसको खाना खिलाए? अमरकंटक। बहुत सूक्ष्म बात है। अरे हम इस पे सोचते थे, बाबा जी घर के बाजू में एक झोपड़ी है, तो बाबा जी इनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? हम लोग इतने दूर दूर से आते, हम लोगों के लिए क्यों करते? हम कोई स्पेशल आदमी, या हमसे बाबा जी को कुछ मिलना था क्या? हमारे ऊपर क्यों? हमसे फिर ये कहा कि हमसे बाबा जी कहते थे, बेटा तुमसे बहुत उम्मीद लगाया। क्या उम्मीद है? पैसा मिलेगा, हम भी खाना खिलाने लगेंगे। उम्मीद लगाए का मतलब ये था कि जो समझ उनकी है वो समझ को मैं और संसार में ले जाऊंगा। यही तो जागृत आदमी का उम्मीद होता है, और क्या उम्मीद है? उसी अर्थ में वो अपने तन मन धन का नियोजन करता है। ठीक है, समझ में आता तो ठीक है, तो न्याय सूत्र पकड़ सकते नहीं तो न्याय सूत्र पकड़ देखिए, समझाने के लिए कुछ बता रहे, उदाहरण देते, शिविर समझाने के लिए, लेकिन जब तक आप पूरी मानव जाति में इस घटना को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तब तक आप अपनी सीमा में ही इसको देखें, व्यक्ति की सीमा में या परिवार की सीमा में देखें। बाबा जी आपके परिवारों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं ना। आपका परिवार उसमें पूरक हो सकता है, उसमें संभावना, इसलिए आपके साथ श्रम लगा, है ना। ये समझ में आता है। मूल्य बताइए। मानवता के पोषण के लिए जो वस्तु का नियोजन हो रहा है वही न्याय है, इसीलिए ऊपर जो परिभाषा है वो स्पष्ट लिखा है। जैसे शिष्टाचार है, तो बाबा जी जिनके साथ शिष्टाचार का निर्वाह कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सबके साथ थोड़ी कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। अपमान किसी का नहीं कर, निर्वाह किसके साथ कर? जिसमें संभावना है, क्योंकि कितना निर्वाह करेगा आदमी, एक सीमा में ही हो पाएगा। तो इसलिए जिनमें संभावना होती है
उन संभावित संभावना को देख के उनके साथ श्रम करते। बाकी कोई दवाई लेने गया तो दवाई दे के खुल सकते, उनके साथ शिष्टाचार का निर्वाह नहीं। आप जाते हो तो कहते हैं अम्बा ये चाय लाओ, नाश्ता लाओ, ये करो वो करो, कहाँ रुकी है, कब कब तक रुकी है, फिर पूछते क्या प्रयोजन है। दवाई लेने आता है तो क्या प्रयोजन है, दवाई लेना, दवाई दी छुट्टी, अपने जाओ जहाँ रहे। क्योंकि अगर हर दवा वाले के साथ करने लगेंगे तो फिर ये वाला छूट जाएगा, है ना। तो एक एक मतलब तन मन धन समय शक्ति सब कुछ मानवीयता के व्यर्थ में अपनी शक्ति को का अपव्यय नहीं करता, जागरूकता। तभी हम न्याय का स्रोत बन सकते, नहीं तो हम बन नहीं सकते, हम इसी में फंस जाएंगे, इसी में उलझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि संवेदना की कमी है ऐसा, लेकिन इससे ज्यादा कोई संवेदना नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी थी, और ये भी लग रहा है कि परिचय शिविर से या उस क्रम में ही ये चीजें इतनी गहराई से आता है तो शायद काफी समय बच जाए। ये भी लगता है सूर्य साहित्य की दृष्टि विकसित होती है या हमें ज्ञान एक चीजें जानना चाहिए कि कला में ये कैसे होती है। क्योंकि जैसे मान लो मेरे में समझ बढ़ती है तो कला नहीं आएगी, कला आएगी जीने की कला। अभ्यास दर्शन संचेतनावादी मनोविज्ञान में भी कला को जीने की कला के रूप में दिखा। संचेतनावादी मनोविज्ञान में भी कला को जीने की कला के, कला का मतलब ये केवल कला को को अंडर वैल्यूएट करना है तो हम ये कहेंगे हो सकता बड़ा है ना, तो बहुत छोटी सी। लेकिन जब हम पोषण की क्रिया को समझने जाएंगे तो पोषण का क्रिया केवल आहार से नहीं, आहार का पोषण शरीर तक है। तो मानव में आहार पोषण से तृप्ति नहीं है, जीवों में आहार पोषण तक अपेक्षा है और उनमें तृप्ति है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बाबा जी के यहाँ खाना खाने जाते थे, नहीं जाते थे, है ना, तो आहार के लिए तो नहीं जा रहे थे। तो इसलिए आहार हमको खाना खिलाते थे, कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना भी नहीं। ना हम उसको खाने जाते थे, ना वो हमको खाना खिलाने के लिए बुलाते थे। ठीक है, तो जो मूल प्रयोजन है वो छूट गया, उसको पकड़ लिया। ठीक है, 26वां पद वही सार्थक बनाने का, सार्थकता जीने की कला के रूप में। सार्थक की परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए। जीवन मूल्य मानव लक्ष्य संपन्नता तो आ गया ना, ये ऐप है बढ़िया। वही जीने की कला मानवीयता के अर्थ में होगा सारा ये, और उसमें फिर जीने की कला और बेहतर बढ़ते जाए, मानव से देव मानव, दिव्य मानव की तरह। आप भी वही करते हो, बोलने में चूक जाते हो। जैसे मान लीजिए आपके उत्सव पारा के परिवारों में आप जाते हैं, अपना गाड़ी लेके पेट्रोल जला के, है ना, कुछ गिफ्ट विफ्ट भी बना के लेके जाते हैं। क्यों ले जाते? उन्हीं के पास क्यों जाते हैं, बाकी के पास क्यों नहीं जाते? मानवता के लिए अपना तन मन लगा रहे हैं। हाँ, उनमें संभावना दिख रही। जिसमें संभावना नहीं दिखेगी अगली बार जाओगे नहीं। तो मानवीयता के अर्थ में जहाँ संभावना दिखती है उसमें हम अपना तन मन धन वस्तु मूल्य को नियोजित करते हैं, वही उपयोगिता और कला मूल्य। तो बढ़िया भैया, बहुत बहुत बढ़िया। पहली बार इतने अच्छे से वस्तुएं उपयोगिता को होता है। आप ये सब धन्यवाद को अपने पास रखिए। कितने सारे धन्यवाद बोलिए आप। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत। एक
साथ इकट्ठा मोदी बना के करते थे। चलिए 26वां पॉइंट है समाधान। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, सहज, फल, परिणाम। समझदारी के अनुरूप होना दूसरा है। ये समझ में आए? हाँ, इसका फल परिणाम क्या है? इन चारों का फल परिणाम से यदि समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व आता है ना, तभी उसको समाधान है। यानी जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, या समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी पूर्वक यदि समाधान आता है, समृद्धि आती है, अभय आता है, सहस्तित्व आता है, या मानवीयता आती है, जागृति आती, तभी वो समाधान है। तो समाधान नहीं। जैसे आपने किसी से संबंध पहचाना और उस संबंध से जागृति नहीं आती, तो वो समाधान नहीं। संबंध को पहचाना। ठीक है, आगे दूसरा बिंदु समझदारी पूर्ण होना। तीसरा है जानना, मानना, पहचानना व निर्वाह। समझदारी पूर्ण होने का मतलब है चारों आयाम में समझदारी है। अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय में, इन चारों आयाम में समझदारी पूर्ण होना। विचार में समझदारी सर्वतोमुखी समाधान है। व्यवहार में समझदारी न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। व्यवसाय में समझदारी का मतलब है कि नियमपूर्ण उत्पादन की निरंतरता सहित मानवीयता के पोषण में। हाँ, यदि वो नहीं लगता है तो कितना भी आप उत्पादन कर लीजिए, जैसे अभी दुनिया में कई देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है ना, लेकिन वो समृद्ध नहीं, दरिद्र है। वह मानवीयता में लगता है उनका तन मन धन, है ना। अमानवीयता मानव को चाहिए नहीं, वांछित वस्तु नहीं। तो जो मानव को चाहिए है, जो वांछित है, यदि वो नहीं निकल रहा है तो समृद्धि नहीं है, वो दरिद्रता है, समस्या है। समाधान नहीं, समस्या है। अगला क्यों और कैसे का उत्तर। पांचवा बिंदु है समस्याओं का निराकरण। विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक पूर्ण प्रणाली से संपन्न करने की क्रिया। तो समस्याओं का निराकरण और विधि क्या बताई है? विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक। थोड़ा सा विवेक सम्मत विज्ञान का मतलब होता है कि जब हम संगठित होते हैं, विवेक क्या करता है? न्याय के साथ हमको जोड़ता है एक दूसरे से, है ना। विवेक का मूल प्रयोजन गठन है ना। आदमी गठित कब होता है? जब संबंधों को पहचानता है, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करता है, तो उससे गठन। तो जब हम गठित हो जाते हैं तब हम उत्पादन कार्य कर पाते हैं ना, मिलजुल के उत्पादन कार्य। इसको कह रहे हैं विवेक सम्मत विज्ञान। अब जो विज्ञान सम्मत विवेक है, यानी जो अब आपने उत्पादन कर लिया है, अब इसको क्या करेंगे आप? उत्पादन उसको विवेक में लगाएंगे, यानी संबंध निर्वाह में सुगमता आ जाए। संबंध निर्वाह में सुगमता के लिए उसको लगाएंगे, उसको विज्ञान सम्मत विवेक है। जैसे समृद्धि आ गई, ये सर्व सुलभ हो जाए, ये विज्ञान सम्मत विवेक है। समृद्धि आ गई, वो संबंध निर्वाह में, शिष्ट मूल्यों के निर्वाह में, है ना, उपयोगी हो जाए, तो समृद्धि काम की नहीं तो वस्तुएं क्या काम की? यदि वो विलासिता में, अपराध में, हिंसा में, द्वेष में, घृणा में, युद्ध में लगती है समृद्धि, तो वो विवेक, विज्ञान सम्मत विवेक नहीं हुआ ना। जैसे अभी जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा का लिस्ट बना है, या जितना भी हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट जिसको कह रहे हैं, यदि ये हिंसा, अपराध, युद्ध, द्वेष, घृणा फैलाने में लग रहा है,
तो इसको तो विज्ञान सम्मत विवेक नहीं बोलेंगे। और विवेक सम्मत विज्ञान मतलब यदि हम युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, लड़ने के लिए, हिंसा के लिए, अमानवीयता फैलाने, नहीं होगा, तब विज्ञान नहीं होगा, तब जो निकलेगा वो समस्या होगा। ज्ञान के मानस में जो चीज होती है उसका उद्देश्य को बताते हैं कि मानव जीवन की उपयोग की करते हैं, गलत जो उपयोग करते हैं, इसलिए विज्ञान विवेक सम्मत भी विज्ञान उसको नहीं है। विज्ञान सम्मत विवेक तो खैर नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस आशय में कर रहे हैं, वो है व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना, इसको हम विज्ञान कह रहे हैं। और जिसको विवेक कह रहे हैं उसका प्रयोजन है संगठित होना, परिवार के रूप में, परिवार समूह के रूप में, ग्राम के रूप में, ग्राम समूह के रूप में संगठित होना, एक हो जाना, 10 सोपानी स्तर पे पूरी मानव जाति एक, ये विवेक है। समाज वाला। और जब हम परिवार और परिवार समूह के रूप में एक हो जाते हैं, तभी हम व्यवस्था में जीते हुए, व्यवस्था में, अग्रिम व्यवस्था में भागीदारी करते। आप पास ताकत ही नहीं है व्यवस्था में भागीदारी करने की। अकेले आदमी में क्या ताकत है व्यवस्था में भागीदारी? तो संगठित प्रयास होता है तभी व्यवस्था में भागीदारी, वही विज्ञान, उसी को विज्ञान। जो पहला पॉइंट इसमें दिया है समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी, भागीदारी, तो बाद में दिया लास्ट परिणाम समझदारी के अनुरूप। तो पहले शब्द जो समझदारी, उसका समझदारी के अनुरूप समझदारी यानी सहअस्तित्व, पहला है अंतिम, ये चारों भी और अंतिम भी। जैसे हम लोग कहते हैं सहअस्तित्व में से के लिए, तो सहअस्तित्व के लिए, सहअस्तित्व से, सहअस्तित्व में। तो जब हम सहअस्तित्व में देखेंगे तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, है ना, इसका परिणाम भी सहअस्तित्व में है। सहअस्तित्व परिणाम आएगा, मतलब मानव जाति एक हो जाएगी, अखंड समान हो जाएगी। यदि हम सहअस्तित्व को छोड़ के करते हैं समझदारी, ईमानदारी, तो अभी जहां खड़े वहीं जाएंगे। तो इसका मतलब परिणाम कभी, जैसे मान लो हम अभी वर्गीय चेतना में, समुदाय चेतना में, समुदाय चेतना में हम इकट्ठे होते हैं, संबंध को पहचानते हैं और फिर इकट्ठे होते करते क्या है? द्वेष फैलाते, घृणा करते, हिंसा करते, युद्ध करते, यही करते। तो इसीलिए लिखा समझदारी के अनुरूप। तो समझदारी यानी सहअस्तित्व के अनुरूप, यानी हमारे संगठित होने का प्रयोजन जो है, जो सहअस्तित्व की कामना है उसको पूरा करने का। कितना बढ़िया है। जो हम सोच के चले तो समूह भी करता है। क्या सोच के चले थे? सहअस्तित्व में जीने का जो सर्वमानव जीना चाहते हैं, तो जो जाना उसको मानना, मानने के अनुसार संबंध को पहचाना, पहचान कर जिम्मेदारी लेकर निर्वाह किया। तो पहले ये हम शब्द है, हाँ, हमसे क्या होगा? फिर हम पूछेंगे हम का मतलब क्या है, तो फिर मानव जाति बोलेंगे तो अब तो आप अखंड समान मानसिकता में आ गए। जैसे हम सोच के चले थे, तो हम अपने को क्या पहचाने? मानव कहाँ पहचाने? मानव तो आपको बाबा जी ने बताया मानव। आप अपने को क्या पहचाने? समुदाय चेतना, महिला, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, छत्तीसगढ़िया, है ना, भाषावाद, इसी में तो पहचाने थे अपने। हम जिसको कह रहे हैं, हाँ, मूल तो था, मूल तो सहअस्तित्व था। हम लोगों ने हम लोग यानी भ्रमित मानव। तो अभी आप हम से मुक्त हो जाए। भ्रमित मानव ने ऐसा किया, मानव ऐसा चाहे। ऐसा सोचने से आप व्यक्तिवाद से,
समुदायवाद से, वर्गीय भाव से मुक्त अभिव्यक्ति कर पाए। हम और मैं को छोड़ दें। संगठन का प्रयोजन ही नहीं बताया, तो हाँ। संगठित हो रहे हैं अपने को श्रेष्ठ दिखाने के, हाँ, अपने अधिमूल्यन के, अपना अधिमूल्यन, अपने अधिमूल्यन को दिखाने के लिए दूसरे का मूल्य निश्चित है। तो संगठन का मतलब ही गलत हो गया, संस्थाओं का नहीं गठन, प्रकृति को पहचान करके ही उस गठन का प्रयोग होगा। लेकिन वो इसीलिए बात ही नहीं है, निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लो हम जो भी कुछ करते हैं तो उसमें हमारा प्रयोजन ये लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम है ना, दूर दूर तक लोग मेरे को आए, सम्मान दें, तो ये तो मानवीयता के लिए नहीं हुआ, ये तो मानवीयता के लिए नहीं। अब इससे मुक्त होना, तो हमसे मुक्त हो जाए। मानव ने क्या किया, भ्रमित मानव ने क्या किया, भ्रमित मानव में क्या था और जागृत मानव में क्या। तो हम दृष्टापद होके फिर हम अध्ययन कर रहे हैं। दृष्टापद में हम बोलने से हम दृष्टापद छूट जाते, हम अपनी कोई एक आइडेंटिटी मानेंगे जो सहअस्तित्व नहीं, क्योंकि जब आप सहअस्तित्व के अर्थ में बोलेंगे तो मानव में, प्रकृति में, अस्तित्व में ऐसा बात करेंगे हम। और यदि आप हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो कोई एक आपने अपनी आइडेंटिटी मानी हुई, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समूह के रूप में, है ना, कोई एक आइडेंटिटी। वो समूह जाति भी हो सकता है, वो समूह जीवन विद्या समूह भी हो सकता है, वो समूह है ना, वो भी एक तरीके का समुदायवाद होता है। अपनी श्रेष्ठता हम देख पा रहे हैं, हम अलग हो गए, हम तो जागृति के मार्ग में, बाकी तो सब भ्रमित है। वाला आ गया भैया आगे पढ़ी विज्ञान और विवेक, हाँ ये परिभाषा बड़ी क्लियर जी, विज्ञान की परिभाषा जिससे लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित है। हाँ विवेक विज्ञान की जो परिभाषा है वो है लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित की है। तो ये कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी को लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी सूत्रों से दिशा निर्धारित करना। अब लक्ष्य क्या है, अखंड समाज सार्वभौम। अब विवेक समझ में आएगा, विवेक को देखना, विवेक का लक्ष्य का निर्धारण, और यहाँ पर है लक्ष्य के लिए दिशा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि लक्ष्य क्या था, सहअस्तित्ववाद, उसके लिए क्या था, संगठित होना। और संगठित होने का तो ये क्या था, संगठित होना, अखंड समाज और संगठित होकर व्यवस्था में भागीदारी, ये विज्ञान, ये भी इतनी अच्छी तरह से दिया की इसको उलझन हमेशा थी। विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक और ज्ञान, ये अब बिल्कुल क्लियर कर धन्यवाद। और बताते हैं कि धन्यवाद का मतलब है कि आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू, पैसा बराबर। और कृतज्ञता का थोड़ा अलग है। आगे बढ़े, सत्य। सत्य नंबर 1, सत्ता में संप्रति रूप में सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। तो सत्ता का मतलब व्यापक वस्तु, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। तो ब्रह्म में संप्रक्त प्रकृति, जड़ चैतन्य प्रकृति, नित्य वर्तमान यानी हमेशा सहअस्तित्व, मतलब सहअस्तित्व कभी शुरुआत नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ये नित्य बना रहता है ना। और वर्तमान का मैंने मतलब बताई दिया। वर्तमान का मतलब है जब अपने आचरण में कोई रचना अवस्था रहती है, उसको वर्तमान। जैसे पदार्थावस्था वर्तमानित है, प्राणावस्था वर्तमानित है, जीवावस्था वर्तमानित है, मानव वर्तमानित नहीं है।
क्योंकि मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में नहीं है। निश्चित आचरण में बना रहना, है ना, उसको वर्तमान है, क्योंकि समझने के बाद समझने की निरंतरता है ना। इसलिए यदि मानवीयतापूर्ण आचरण हमको समझ में आ गया, उसके बाद उसकी निरंतरता, ठीक, उसको वर्तमान कहते हैं। तो हम वर्तमानित हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? जैसे लोग कहते हैं वर्तमान में देखो, क्या देखो वर्तमान? वो है तो क्या देखो? तो वर्तमान में देखना बनता ही नहीं। वर्तमान में जीना होता है, वर्तमान में देखना नहीं। वर्तमान का कोई काल नहीं होता ना, या तो भूत होता है, भविष्य होता है। वर्तमान तो एक प्रकार से काल नहीं, लेकिन काल की निरंतरता के रूप में वर्तमान आचरण में होता है। आचरण में ही काल की निरंतरता के रूप में वर्तमान को पहचान। तो हम ये कहते हैं कि अस्तित्व नित्य वर्तमानित है, मतलब भूत और भविष्य नहीं, क्योंकि पदार्थावस्था का कोई भूत नहीं है ना। और प्राणावस्था का भूत पदार्थावस्था है, लेकिन कभी भी प्राणावस्था पदार्थावस्था की तरह व्यक्त नहीं होती, वो अपने आचरण में रहती है ना, इसलिए वो वर्तमानित है। ऐसे ही जीवावस्था का भूत जो है वो प्राणावस्था है, और प्राणावस्था का भूत पदार्थावस्था है, लेकिन कभी भी जीवावस्था पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अभिव्यक्त नहीं होती, इसलिए नित्य वर्तमानित है। मानव का भूत जीवावस्था है, उसी में जी रहा है, इसलिए उसको जीव चेतना बोला, मानव चेतना नहीं बोला, है ना। तो यदि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाते हैं, है ना, तब हम वर्तमानित हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी निरंतरता है। ठीक है, वर्तमान शब्द स्पष्ट हो गया, बार बार आएगा शब्द इसलिए, नहीं तो वर्तमान शब्द को बहुत नहीं, वर्तमान शब्द को लोग ऐसा कहते हैं, आंख बंद करके स्वयं में देखो, ये वर्तमान में देखना, लोग कहते हैं। अभी जितने भी मेडिटेशन की विधि है उसमें यही कहते हैं, वर्तमान में देखो, यानी इस क्षण आपका विचार क्या चल रहा है। अरे भाई, जीव चेतना में जीव चेतना का ही विचार चले, इस क्षण चाहे अनंत काल तक, यदि चेतना का विकास नहीं हुआ है तो आप कितना भी देखोगे वही दिखेगा, जीव चेतना। हाँ, जी यूएसबी वाले यूएसबी चैनल, मैं तो वो पढ़ाता नहीं ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं तो मध्य दर्शन से बात कर रहा हूँ, है ना। हम उसकी बात कर सकते, वो लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं उसकी जिम्मेदारी उसके धनी धोरी वही लोग, हम उसके धनी धोरी नहीं। अपने आचरण की निरंतरता, अपने आचरण में बने रहना। मानव का आचरण जो मानवीयता का आचरण है उसमें नहीं है। अभी जीव आचरण हम कर रहे हैं, मानव को जीव समझकर क्रिया कर रहे हैं, अपने से एक पद नीचे है, निचले वाली व्यवस्था में जी रहे हैं। शरीर मानकर वंश विधि से अपने शरीर को बनाए रखे हैं, इसी को वर्तमान समझे रहते हैं। वो संवेदनशील इसलिए हम क्या है, संवेदनशीलता में जी रहे हैं, जबकि बिना संवेदनशीलता है। मानव जो है वो संस्कार अनुसंगी है, तो संस्कारों की अनुसंगीता होती तो मानव का आचरण होगा, वो मानव के लिए वर्तमान होगा। अभी तो भूतकाल की चेतना में, अब भूतकाल की चेतना में आप अपने विचार में, आशा में, इच्छा में जो भी देखेंगे वो भूत ही दिखेगा। भूतग्रस्त, भूत प्रेत लग जाएंगे, है ना। हाँ, होते ही नहीं भूत। आचरण है वो वर्तमान है। हाँ, संस्कार संस्कार को भी समझना जरूरी है। संस्कार मान्यता और संस्कार यहाँ पे भी आगे जब आएगा उसको प्रकाश डालेंगे। अभी जिन संस्कारों की बात, सुसंस्कार और कुसंस्कार की बात करें, उनको संस्कार नहीं,
वो अलग है, ये बन ये दाई आती है तो पता कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो तीनों कालों में एक सा भासमान, विद्यमान एवं अनुभव गम्य है, यही सत्ता पारगामी पारदर्शी है, यही परस्परता में अच्छी दूरी है। तो पहला जो लगा वो सहस्थित के लिए, दूसरा जो है वो सत्ता के लिए है। यानी व्यापक वस्तु। हाँ, व्यापक वस्तु पारगामी पारदर्शी है और यही परस्परता में अच्छी दूरी है, जैसे आपके मेरे बीच में या सत्य लेकर तो जिसको अपन दूरी कहते हैं ना, दूरी क्या है? दूरी, हाँ, जैसे पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच में दूरी है ना, प्राणावस्था जीवावस्था के बीच में दूरी, ज्ञानावस्था और जीवावस्था की दूरी है ना। इकाइयों की परस्परता में दूरी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। तो दूरी है ना, आचरण का दूरी नहीं है। हाँ, वही तो दूरी है। तो तीनों कालों में एक सा भासमान, विद्यमान और अनुभव गम्य जो है उससे स्थित है। फिर अगला पद, पारगामी पारदर्शी तो पता ही है ना। पारगामी पारदर्शी पता है क्या है? बताइए। पारगामी पारदर्शी क्या पता है? पारगामी भी है जिसके आस पास जाया जा सकता है। कैसे जा सकते हैं? ये तो भाषा हो गई। हाँ भैया, आस पास ऐसे जा सकते हैं कि आपके मेरे बीच में स्पेस है। अभी मुझे लगता है कि मैं जहां खड़ा हूं मैंने एक पर्टिकुलर जगह को घेरा हुआ है, मैं यहां से यहां आगे बढ़ता हूँ, ये जो स्पेस था वो इसके आस पास निकल जाए। दूसरा स्पेस उस स्थिति में तो ये रिक्त स्थली बनता है ना। रिक्त स्थली में कोई आदमी कहीं भी जा सकता है। आगे भी हाँ, जितनी यहाँ पे शब्द आ रहा है पारगामी। जितनी भी इकाइयां है, जितनी भी इकाइयां है, मूल रूप से छोटी इकाई से इसको हम परमाणु या कोशिका भी कहते हैं। परमाणु के बीच में भी मध्यांक और उसके अक्ष में घूमते हुए अंश, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है। तो पारगामी कहाँ है? पारगामी की बात है। आसपास तो मैं निकल जाता है। क्या निकल? यहाँ पर स्पेस है और मैं आगे बढ़ा, वो स्पेस मेरे आसपास निकल गया। मैं स्पेस में आगे बढ़ा, इकाई आगे पीछे हुई, तो अभी जहां मैं खड़ा हूं मुझे लग रहा है कि स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस है, मैं खुद स्पेस में, मैं आगे निकल रहा हूँ, स्पेस मेरे आसपास से निकल रहा है, मैं इकाई के आसपास निकल रहा है और इकाई आगे बढ़ रही है, तो उसके पास मेरी भी समझ देती है। नहीं, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये इस विधि से समझ में नहीं आएगा ना, आप प्रमाणित कर पाओगे ना। हाँ बोलिए। ये होता है कि हमारी इकाई है पानी में, जैसे कि एक कपड़ा एक रूई है, पानी में डाल दो तो पानी पूरा अंदर पूरा, इसलिए व्यापक में व्यापक सत्ता है, हर एक इकाई में है, इसकी वजह से तो हर एक इकाई तो लॉजिक है, लॉजिक है, इसमें प्रमाण तो नहीं आता। प्रमाण कहाँ पर मिलेगा?
पारगामी पारदर्शिता का प्रमाण कहाँ मिलेगा? आचरण में मिलेगा। यदि आचरण में पारदर्शिता है तो पारदर्शिता कब है? आचरण। आचरण में सब जगह एक जैसा आचरण रहेगा तो बात है। आचरण में आपके प्रति व्यवहार दूसरा व्यवहार, जैसे मान लीजिए हम दोनों में विश्वास है, तभी होगा ना पारदर्शी। अविश्वास है तो, अब अविश्वास है तो स्पेस तो बना हुआ है, फिर भी कहाँ पारदर्शी? ट्रांसपेरेंट विश्वास से ही होगा ना पारदर्शी। अभी आपने बताया है व्यवहार रूप में है, और ये जो भी आप बता दीजिए सत्ता के रूप में, हाँ, वो सत्ता का पहचान, सत्ता के रूप में बात करें, आचरण के रूप में आप ये जो व्यापक वस्तु के रूप में जो सत्ता है, इसको पहचानेंगे तो क्रिया में ना। तो मानव में जो क्रिया है वो विचार व्यवहार कार्य है। अभी मैं व्यवहार में पूछ रहा हूँ, व्यवहार रूपी क्रिया में पारदर्शी पारगामिता का कारण क्या है? विश्वास है, मूल्यों का निर्माण। यदि न्याय है तो पारदर्शी, न्याय नहीं है तो पारदर्शिता नहीं। अगर सत्ता में है तो हमने बताया वही है, अगर आचरण में है तो फिर न्याय। सत्ता में है तो सत्ता में होने मात्र से मानव में भी वो पारदर्शी होने की प्रयास है। वो चाहता ही है कि सामने वाले के साथ में मेरा जो संबंध है वो पारदर्शिता वाला ही हो। वो कैसे हो? उसमें आचरण आएगा, उसमें आचरण आएगा, सामने वाले के साथ आचरण तो आएगा, पारदर्शिता जो आचरण में अनुभव जब आएगा, जब अनुभव हमारे आचरण में। अरे भाई अनुभव को छोड़ दो, आप एक बार अनुभव को थोड़ा सा दूर रखाइए, है ना। पारदर्शिता तो संबंध भी चाहिए। हम अभी संबंध में पूछे, आप संबंध में शक नहीं है तो पारदर्शिता नहीं, मैं ही कह रहा हूँ तो थोड़ा सा रोकिए, बिल्कुल कॉमन सेंस से बताइए, संबंधों में पारदर्शिता कब होती है? अनुभव छोड़ दो, थोड़ा भारी शब्द हो जाए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ करना चाहिए। विश्वास होता है, सम्मान होता है ना। मूल्यों का दिखाव मूल्य न्याय पे आ गए। ठीक है, तो उससे पता लगता है कि विश्वास पारदर्शी वस्तु है ना। ठीक है, यानी सत्ता पारदर्शी, क्योंकि विश्वास की ही सत्ता है ना, प्रेम की ही सत्ता। तो यदि स्थापित मूल्यानुभूति है संबंधों में तो पारदर्शिता, और ये व्यापक वस्तु की पारदर्शिता को सिद्ध करता है। इससे अच्छा कोई और उदाहरण हो सकता है? व्यवहार में तो ये यही। पारगामी को कैसे देखते हैं? अब आप पारगामी बताइए, आप बताइए। आप व्यवहार में आचरण में तो बेहद भी होता है, विश्वास आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कोई रहस्य भी रहता है। सबसे पहले माँ के ऊपर विश्वास बनता है ना, क्योंकि उसके उस आचरण के प्रति, उस विवाह के प्रति विश्वास बनता है। जितने दूसरे कार्य है, माँ पिता तभी बोला ना, स्थापित मूल्यों में ही अनुभव। पारगामिता कैसे हो? पारगम्यता ऊर्जा संपन्नता के रूप में कर्ता में प्रतिबिंब पहचान दी है। ये तो परिभाषा होगी। बताइए। आगामी सब आत्मा करना बस इतना ही करना है। मतलब जो ज्ञान की सार्वभौमिकता है वही ज्ञान की पारगामिता है। जो मैं समझा हूं अस्तित्व से अस्तित्व, वैसा ही आप भी समझ गए अस्तित्व से अस्तित्व, ये पारगामिता। जैसा मैंने समझा वैसे आपको समझा दिया नहीं। मानव समझ सकता है। मानो तो समझ सकता है, यहीं से सत्य की सार्वभौमिकता भी प्रमाणित होती है। ये एक बात करो अभी मैं नहीं, यहीं से ज्ञान संपन्नता भी पता लगता है। हर इकाई ज्ञान संपन्न है ना। नहीं तो आप कहेंगे कुछ ज्ञान संपन्न है, कुछ अज्ञानी है। यदि अज्ञानी है और अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है तो पारगामिता ब्रह्म का सिद्ध नहीं हो, व्यापक वस्तु का पारगामी।
यदि हर व्यक्ति समझ सकता है, यही पारगामिता का प्रमाण है। हर व्यक्ति समझ सकता है। तो उन्हें और आदमी ज्ञान संपन्न है हर एक और उसको पहचानना है। अब पहचानना कैसे है? जैसे मान लो बाबा जी ने सर्वतोमुखी समाधान समझा, हम भी सर्वतोमुखी समाधान समझ सकते हैं। यही सर्वतोमुखी समाधान की पारगामिता है, नहीं तो पारगामिता सिद्ध नहीं। सर्व मानव समझ सकता है। जैसे आप न्याय में जी सकते हैं, हम भी जी सकते हैं, ये भी जी सकते हैं, तो न्याय पारगामी है। न्याय सब में है, हम सब न्याय में हैं, इसे तो न्याय हम में है, यानी हर संबंध में न्याय है ना, और हम सब न्याय में हैं। हम सब न्याय में है, ये पारदर्शिता है। हम सब में न्याय है, ये पारगामिता है। जब भी बोलते हैं ना, न्याय का याचक है, नहीं है, लेकिन अभी वो क्षमता नहीं है कि उसको अनुभव करना। हाँ, और क्या प्रमाण दो भाई इससे ज्यादा? आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद सरदार आपने कहा कि मान लीजिए 1 फीट मोटी शीशे की दीवार है या कुछ बैठी, हाँ, याद आ गया होगा। मान लीजिए एक मोटे शीशे की दीवार है, वो ट्रांसपेरेंट है, साफ है, लेकिन और पारगामी भी है, इसको जाया जा सकता है, प्रकाश तो उसमें से पार। लेकिन अगर सीमेंट की दीवार में पारदर्शी है, पारगामी है, तो ये आपने उदाहरण दिया था, उसमें ध्यान में किस सेंस में दिया था। हाँ, लेकिन अब इसको यहाँ समझना, व्यवहार में, विचार में, कार्य में। जैसे नियम पूर्ण कार्य होता है, नियम पूर्ण कार्य होता है तो पारदर्शी होता है, नियम विपरीत होता है तो अपारदर्शी होता है। जैसे कोई भी खेती का कार्य यदि नियम से होता है तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है ना, ये कैसे हुआ। अगर नियम विरुद्ध है तो बता नहीं सकते, कहते यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इसके बाद क्या किया है समझ में नहीं आ रहा। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि तो नियम जो है वो कार्य न्यायपूर्ण व्यवहार, नियम में हम पारदर्शी, नियम ही समझ में आता है। और नियम ही पारगामी है, क्योंकि नियम पूर्वक पूरी इकाई को समझा जा सकता है, पूरी क्रिया को समझा जा सकता है। नियम को छोड़ के क्रिया समझ में नहीं आती, इसका मतलब है कि नियम पारगामी। जहां तक नियम है वहां तक पारदर्शिता है, जहां नियम नहीं वहां अपारदर्शिता है। ठीक है, ऐसे ही। ऐसे नहीं है ना, नियम का विरोधी रूप है। हाँ, न्यायपूर्ण व्यवहार को क्या कहते हैं? नियम पूर्ण कार्य, ये सब पारदर्शी, क्योंकि जो भी नियम यदि किसी परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार है, उस परिवार में पारदर्शिता होगी या अपारदर्शिता? पारदर्शिता। और धर्मपूर्ण विचार का भी कुछ करने की। धर्मपूर्ण विचार का मतलब होता है ऐसा विचार जो समाधान का विचार है, जो व्यवस्था का विचार है, जो सार्वभौमिक विचार है। जैसे मुझे जो समझा है वही आपको समझता है ना, इसको सार्वभौमिकता है। वही सर्व को समझता है, यदि वो सर्व को समझता है उसको सार्वभौमिक कहते हैं। सार्वभौमिकता ही है ना विचार की पारगामिता है, और सार्वभौमिक विचार में ही पारदर्शिता है। जो विचार संकीर्ण विचार है उसमें पारदर्शिता नहीं है, तो जो विचार सार्वभौमिक है वही विचार जो है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट है। स्पष्टता अस्पष्टता है ना,
तो विचारों में स्पष्टता कब है? जब वो विचार सार्वभौमिक है। विचारों में अस्पष्टता कब है? जब विचार संकीर्ण है। ठीक है, संकीर्ण विचार ही भ्रमित विचार है। तो जैसे वर्गवादी, जातिवादी, धर्मवादी, है ना, क्षेत्रवादी, भाषावादी, जो भी विचार है वो संकीर्ण विचार है, उसमें अपारदर्शिता, दो समुदायों के बीच में अपारदर्शिता है। तो जो मानवीय व्यवहार है उसमें पारदर्शिता है और उसमें पारगामिता भी है, क्योंकि मानवीयता पूर्ण आचरण सबका एक जैसा होता है। यदि अलग अलग होता है तो वो मानवीयता पूर्ण आचरण नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में सार्वभौमिक आचरण नहीं होता। पशु मानव, राक्षस मानव में सार्वभौमिक आचरण। तो काला दिमाग बोलते हैं, तो यही हाँ, पारदर्शिता ही नहीं है। पारदर्शिता, रहस्य, अज्ञात, अज्ञात रहस्य, इसी को अंधकार बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि अज्ञात और रहस्य पारगामी, पारदर्शी नहीं। यदि पारगामी है तो अज्ञात नहीं है, अज्ञान नहीं, अज्ञात नहीं, है ना। तो मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद में अस्तित्व से अस्तित्व रूप में अध्ययन करने से अस्तित्व में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता, इसलिए ये रहस्य नहीं है और यही इसकी पारगामिता को सिद्ध करता है। ठीक है, इसी से ही पता लगता है ये सत्ता है। अभी जो आप उदाहरण दे रहे थे उससे सत्ता समझ में नहीं आता। सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है जो जिसके आश्रय में है वो उसकी सत्ता होती है। जो जिसके आश्रय, तो मानव किसके आश्रय में? विश्वास के आश्रय, प्रेम के आश्रय, मानवीयता पूर्ण आचरण के आश्रय, नियम के आश्रय, न्याय के, धर्म के, सत्य के आश्रय। इसलिए नियम, न्याय, धर्म, सत्ता है। ठीक है, और न्याय कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वो क्रिया नहीं है। ज्ञान कोई मात्रा नहीं, इसलिए वो क्रिया नहीं है ना। तो न्याय का कोई रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं होता, नियम का कोई रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं, है ना। ठीक है, समझ में आया? ये स्थिति कौन है हमें पहचानना है। समझ में आया शर्मा जी? समझ में आया? और यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो दो कुर्सी छोड़ के बैठो आप, एक दो। हाँ। आप इस तरफ बैठो और भाई साहब को इस तरफ बैठे। ये जो भी कॉलों में जो भी जगह अगर हम ज्ञान लिखते हैं, कॉलों में एक सा आसमान की दीवार मानव करते हैं, ज्ञान की सत्ता और ज्ञान ही पारदर्शी है। सही, ज्ञान ही सत्ता है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई, ज्ञान से ही तंत्रित नियंत्रित है, इसलिए ज्ञान ही सत्ता है। अज्ञान तो सत्ता नहीं, ज्ञान ही सत्ता। ज्ञान में ही हम पारदर्शी होते हैं, अज्ञान में तो अपारदर्शी रहते हैं। ज्ञान से ही हमारा विचार व्यवहार का नियंत्रित होता है, इसलिए ज्ञान ही सत्ता है। ज्ञान का पहचान सहअस्तित्व होता है। अब आता है क्या ज्ञान? तो नियम का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, धर्म का, सत्य का, नियंत्रण का, संतुलन का, इसी का ज्ञान, इसी को ज्ञान कहते हैं। यदि नियम का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, न्याय का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, धर्म का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, सत्य का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, नियंत्रण का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। जैसे शरीर में नियंत्रण का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, विचार में नियंत्रण का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, संतुलन का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, संतुलन का ज्ञान है तो ज्ञान। ये जो 6 चीजें हैं, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसका पहचान सहअस्तित्व में होता है। जैसे नियम प्रकृति के सहअस्तित्व में समझ में आता है। धर्म जो है प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच में जो
परस्परता है, उसमें धर्म पता लगता है या सहअस्तित्व। न्याय मानव मानव के बीच में जो सहअस्तित्व, उसमें न्याय को हम पहचानते हैं। और सत्य जो है व्यापक वस्तु और प्रकृति के बीच में। तो पहले अनुमान किसका लगता है? नियम का, फिर न्याय का, फिर धर्म का, फिर सत्य का, है ना। सत्य ही सहअस्तित्व है, ऐसा। तो सूत्र इसमें बनता है, नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही नियम। ऐसा। तो नियम को प्रकृति की परस्परता में हम पहचानते हैं। तो प्रकृति की परस्परता में जो नियंत्रित पृष्ठभूमि है वही नियम है, जिसके कारण से परमाणु नियंत्रित है, जिससे पृथ्वी नियंत्रित है, सूर्य नियंत्रित है, ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल नियंत्रित है, जिससे वनस्पति नियंत्रित है, जीव जानवर नियंत्रित है, जिसमें मानव नियंत्रित होता है वो नियम है। नियम के बिना मानव नियंत्रित नहीं होता है ना। तो इसलिए नियम ही ज्ञान है ना। ठीक है। नियम से रिक्त मुक्त कोई क्रिया नहीं, कोई भी क्रिया नियम से रिक्त नहीं, मुक्त नहीं। इसका मतलब है नियम सब क्रियाओं में पारगामी सत्ता है ना। यहां पारगामिता सिद्ध हो। ठीक है। नियम पूर्वक हम क्रिया को पूरा समझ सकते हैं, यानी नियम ही पारदर्शिता का कारण है। हम मानव को पूरा समझ सकते हैं, जीवों को पूरा समझ सकते हैं, पेड़ों को पूरा समझ। यदि नियम को समझते हैं तो नियम ही पारदर्शी सत्ता है। यदि नियम को छोड़ के समझते, कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। तो नियम ही पारगामी है, नियम ही पारदर्शी है। इसी नियम को मानव में समझते तो मानव न्यायपूर्वक नियंत्रित संतुलित होता है। मानव का आचरण न्याय में निश्चित होता है। मानव न्यायपूर्वक जब जीता है तब उसमें पारदर्शी होता है, परस्परता में पारदर्शी होता है, और सभी न्याय में ही है। मानव का जो आचरण है वो न्याय में ही डूबा हुआ है। इसलिए न्याय की पारगामिता, पारदर्शिता सिद्ध होती है। न्याय सत्ता सिद्ध होता है, क्योंकि जो जिससे नियंत्रित होता है वही उसकी सत्ता होती है। जैसे हम संविधान से नियंत्रित हो, संविधान सत्ता है। राष्ट्र से नियंत्रित हो तो राष्ट्र सत्ता है ना। वैसे ही हम न्याय से नियंत्रित हैं तो न्याय सत्ता है। तो इस प्रकार से नियम न्याय धर्म सत्य ही सत्ता है, इसी को सत्ता है। ठीक है। अब ये रिक्त स्थली नहीं है। अब नियम न्याय धर्म सत्य का अस्तित्व है, ये सिद्ध होता है। उससे पहले अस्तित्व नहीं, रिक्त स्थली। तो जिसको हम लोग रिक्त स्थली कह रहे हैं वो रिक्त स्थली नहीं, वही नियम न्याय धर्म सत्य है ना। हर क्रिया नियम में है, नियम से है, नियम के लिए है ना। मानव में संपूर्ण व्यवहार न्याय से है ना। न्याय में है, न्याय से, न्याय के लिए। न्याय के लिए यानी अखंड समाज सार्वभौम मानवीयता के लिए, है ना। न्याय से का मतलब संबंध को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, न्याय से। और न्याय में यानी मूल्यानुभूति में स्थापित मिल रहे हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया पारदर्शी पारगामी। और पढ़िए आगे वाला। बहुत मेहनत लग रही है। लेकिन इस मेहनत में हम थकते नहीं हैं। क्योंकि मानवीयता के लिए है?
हमको तो हाँ। इसके पीछे क्या कारण है? है? मानवता के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे? क्योंकि नियम न्याय धर्म से थकाने वाली सत्ता है। क्या बात है? लेकिन शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। हैं? शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अरे भाई, यदि नियम न्याय धर्म सत्य है तो शरीर की ऊर्जा तो अक्षय ऊर्जा है। नियम न्याय धर्म सत्य की कमी ही शरीर की ऊर्जा का ह्रास है। हर इकाई ऊर्जा संपन्न है ना, अक्षय ऊर्जा संपन्न है, तो शरीर भी अक्षय ऊर्जा संपन्न, ऊर्जा बनी रहती है, सोते समय भी बनी रहती है, पढ़ते समय भी ऊर्जा संपन्न है ना। अगला पद अभी गाँव हो गया, अभी ऊर्जा संपन्न जीवन में है या शरीर में? अक्षय बल हर क्रिया ऊर्जा संपन्न, हर क्रिया, चाहे वो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया जीवन में। जब हम कह रहे हैं कि संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है, शरीर भी संतुलित है, इसलिए वो भी ऊर्जा है। शरीर भी है, परमाणु भी है, ग्रह गोल नक्षत्र भी है, तारा, सब कुछ है। अभी तक तो समझ में नहीं है। क्रिया शून्य कोई प्रकृति नहीं होती, क्रिया शून्य व्यापक वस्तु है। कोई प्रकृति हो और उसमें ऊर्जा ना हो, ऐसी कोई प्रकृति नहीं। कोई प्रकृति है और क्रिया नहीं, तो प्रकृति नहीं। तो क्रिया केवल क्रिया नहीं, जब क्रिया को अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि क्रिया में गति है। गति का मतलब क्या है? स्थानांतरण ही गति होता है। जैसे एक किताब यहां से यहां आ गई तो गति है, और ये यहीं बनी हुई है तो गति नहीं है ना। तो यदि क्रिया में कोई स्थानांतरण नहीं है तो गति नहीं। स्थानांतरण क्या है? उसी को विकास क्रम विकास कहते हैं, स्थानांतरण है ना। उसी को जागृति क्रम जागृति, एक अवस्था से अगली अवस्था, ये गति है। यदि मान लो परमाणु में केवल क्रिया है, गति नहीं है, तो विकास नहीं। तो परमाणु में क्योंकि विकास की ओर लाक्षणिकता पदार्थावस्था से प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में हम उसके क्रियाकलाप को देखते हैं, इससे पता लगता है कि परमाणु में विकास का प्रवृत्ति। यहीं से पता लगता है कि जो जड़ परमाणु गठन पूर्ण होता है, क्योंकि गठन पूर्ण परमाणु विकसित परमाणु है ना, विकास पूर्ण परमाणु गठन की पूर्णता के रूप में। तो कोई कहे इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के रूप में उसमें प्रवृत्ति है ना विकास का, तो प्रवृत्ति परमाणु में भी होगी। अस्तित्व भी है का क्या मतलब? अस्तित्व भी है नहीं बोला। जीवन की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, मानव की धर्म की बात करते हैं, तो वो सबका सामूहिक रूप है। अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा प्लस जीने की आशा। हाँ, ये चारों को प्लस मत करिए, प्लस को हटा दीजिए, उसमें शामिल है। हाँ, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि दो चीजें हैं, उसको बीच में कोई जोड़ने वाली। धर्म ऐसा नहीं, अविभाज्यता में होता ना धर्म। अस्तित्व, पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख सहित है। प्लस की जगह बेहतर। हाँ, प्लस तो वैसे ही लिखा जाता है, वो यदि भारत लॉजिक रहेगी तो भाषा जो जिस भाषा में दे रहे हैं श्रेष्ठों के। देखिए, यदि हम भाषा को ठीक से सटीक प्रयोग नहीं करते तो एक ही सेंटेंस में पता लग जाता है आपको कुछ समझाने, एक सेंटेंस। तो यदि समझ होगी तो निश्चित भाषा में निश्चित अर्थ में हो। यदि आपकी भाषा अस्थिर है इसका मतलब समझ अस्थिर। अब समझ में आ रहा है कि शरीर की जो है वो क्रियाशील है, क्रिया होती रहती है इसमें भी।
अब डाउन मन में यह आता है कि तो शरीर जीवन को छोड़ देता है, जीवन शरीर को छोड़ देता है, तो तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो जो अपघटन की जो क्रिया उसके अंदर है, डिकम्पोजिशन की, वो भी तो क्रिया ही नहीं है, बढ़िया नहीं आगे बढ़िए। मानव परंपरा में स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य रूप में सह अस्तित्व, नित्य वर्तमान होना अनुभव मूलिक विधि से समझना होता है। तो ये जो स्थिति सत्य है, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। वस्तुगत सत्य का मतलब है रूप गुण स्वभाव धर्म, देश काल दिशा, और स्थिति सत्य सहस्त्र। ये तीनों एक साथ रहते हैं, मतलब अविभाज्य रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं। जैसे अलग अलग होते तो हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु में केवल स्थिति सत्य होता है, किसी में वस्तु स्थिति होता है, किसी में वस्तुगत होता है, ऐसा है ना। क्योंकि सत्य अपने आप में एक ही है, सत्य अविभाज्य है, इसलिए तीनों सत्य जो है केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से सत्य है ना। तो जैसे हम किसी भी इकाई को, जैसे पृथ्वी को कहेंगे तो पृथ्वी का रूप गुण स्वभाव धर्म, पृथ्वी की देश काल दिशा है ना, पृथ्वी सह अस्तित्व, इस तरीके। तो वैसे ही मानव, मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, मानव का देश काल दिशा है ना, किस काल में, किस देश में, किस और किस दिशा में, और मानव सह अस्तित्व। तो इस प्रकार से ये तीन होते हुए भी एक ही है, और जो तीनों मिला के जो एक है उसका नाम सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व में अध्ययन पूर्वक हम इतनी चीजों को समझ सकते हैं ना। सत्य का अध्ययन का मतलब है वस्तुगत सत्य का अध्ययन, स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य का अध्ययन, और ये अविभाज्य है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है ना। ठीक है, सत्य व्यापक की बात की, स्थिति सत्य व्यापक की बात नहीं, स्थिति सत्य सह अस्तित्व। वस्तु स्थिति सत्य दिशा काल वाला, हाँ। और वस्तुगत सत्य रूप गुण स्वभाव। हाँ, ये रिपीट करना, स्थिति सत्य क्या स्थिति सत्य सहज सह अस्तित्व नित्य है, इसलिए वो सदा सदा सह अस्तित्व बना रहता है। वस्तु स्थिति सत्य देश काल दिशा, देश काल, क्योंकि जो बना हुआ है उसमें विकास क्रम विकास है, यानी दिशा है, उसका कोई विस्तार है जो देश है, और उसमें कोई आविधिकता है, पीरियडिसिटी है ना, उसके साथ है ना, और उसका रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म, ये वस्तुगत, ये सब अविभाज्यता में है। इसको वस्तुगत वस्तुगत बोलते हैं। रूप रूप गुण स्वभाव धर्म, आगे और भी ये सब परिभाषाएं अभी और आएंगी विस्तार से, है? निश्चित अच्छी दूरी भी मूल्य है। विश्वास में एक निश्चित अच्छी दूरी होती है, संबंध में एक निश्चित अच्छी दूरी, न्याय ही निश्चित अच्छी दूरी में रखता है, विश्वास ही निश्चित अच्छी दूरी में रखता है। विश्वास की जगह आसक्ति जो होती है उसमें निश्चित अच्छी दूरी कम होती है, यानी हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, किसी की ओर विकर्षित होते हैं ना, निश्चित अच्छी दूरी की। तो संबंधों में न्याय होता है, मूल्य होते हैं, तो निश्चित अच्छी दूरी है। निश्चित अच्छी दूरी ही नियंत्रण है, निश्चित अच्छी दूरी ही संतुलन। जैसे पृथ्वी सूर्य के साथ एक निश्चित अच्छी दूरी में है तो पृथ्वी नियंत्रित है ना, और निश्चित अच्छी दूरी में तो संतुलन है। तो मूल्य ही मानव को नियंत्रित और संतुलित करने वाली सत्ता है ना। नियंत्रित और नियंत्रण और संतुलन ही निश्चित अच्छी दूरी है। हाँ,
मूल्यों के साथ जीते। विश्वास है, जो दूरी है वो मुझे नहीं। दूरी नहीं और दूरी भी है, दोनों बात। भौतिक रूप से देखा जाए तो दूरी है, हाँ। लेकिन मूल्यों में जब उसको देखा कोई जाए, दूरी विश्वास के साथ देखा जाए, तो संबंध को बनाना सही से है। संबंध का सही संबंध का मूल्यांकन, संबंध में मूल्यांकन। हाँ, मूल्यांकन मूल्यों का होता है। संबंधों में मूल्यांकन। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, पूरा कर लेते हैं हम लोग 32। अस्तित्व विकास, अस्तित्व विकास, जीवन, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना के प्रति प्रमाणिकता का नित्य वर्तमान। ठीक, इतना ही है अस्तित्व। यानी अस्तित्व है, उसमें विकास है, जीवन, उसमें जीवन की घटना है, जीवन में जागृति है, और शरीर का विरचना है, रासायनिक भौतिक रचना विरचना है। ये नित्य वर्तमान जीवन है। व्यापक वस्तु तीनों कालों में एक सा विद्यमान, भासमान और सुखप्रद रूप में उपस्थित हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो व्यापक वस्तु विद्यमान, भासमान और सुखप्रद है, तो व्यापक वस्तु नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है ना, नित्य विद्यमान है, भासमान है और सुखप्रद है। नियम तीनों काल में जो है वो विद्यमान है, भासमान है, सुखप्रद है। न्याय तीनों काल में विद्यमान है, भासमान है, सुखप्रद है। धर्म जो है तीनों कालों में विद्यमान है, भासमान है, सुखप्रद है। सत्य भी ऐसी इसमें विद्यमान है, पूर्ण हुआ है। आसमान है, आसमान को कहते हैं न्याय का भाग दोबारा और सुप्रद वैसे बोलने के बाद सुख का जो न्याय में सुख है, अन्याय में दुख है। इसलिए संपूर्ण रासायनिक भौतिक क्रिया श्रम गति परिणाम परंपरा रूप में निर्भरता अथवा क्रिया व आधुनिक रूपता में जागृतिपूर्ण वैभव परंपरा रूप में वर्तमान होना है, मौलिकता है। तो इसी में यानी सहअस्तित्व में या व्यापक वस्तु में, प्रकृति में, व्यापक वस्तु में जो प्रकृति है उसमें रासायनिक भौतिक क्रिया है। रासायनिक भौतिक क्रिया पदार्थावस्था के रूप में है। पदार्थावस्था में श्रम है, श्रम के कारण से गति है। गति क्या है? प्राणावस्था है ना, प्राणावस्था के रूप में गति है या प्राणावस्था की ओर गति है, और प्राणावस्था परिणाम है, यानी गति का गंतव्य हुआ, गति का। अब जो प्राणावस्था है उसमें भी गति है, किस ओर गति है? जीवावस्था की ओर, और जीवावस्था परिणाम है। फिर जीवावस्था में श्रम है, किस ओर श्रम है? ज्ञानावस्था की ओर, ज्ञानावस्था में परिणाम है ना। ज्ञानावस्था में भी श्रम है, जीव चेतना से मानव चेतना के लिए श्रम है ना, यानी जीव चेतना से मानव चेतना की ओर गति है। मानव चेतना में संक्रमित हो जाना परिणाम है, जिसको क्रियापूर्णता। क्रियापूर्णता में पुनः श्रम है, उस श्रम से गति है, तो कहाँ पर है? आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता जो है परिणाम का अमृत है, यानी क्रियापूर्णता होगा ना, परिणाम का गठन पूर्णता, परिणाम का अमृत। परिणाम का अमृत गठन। आचरण पूर्णता जो है परिणाम की निरंतरता है। क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता जो है परिणाम की निरंतरता है, नित्य नित्यता है, शाश्वतता है, नित्यता है। इस प्रकार से श्रम गति परिणाम जो है वो बना रहता है। श्रम गति परिणाम से मुक्त जो है कोई अस्तित्व में क्रिया नहीं।
ज्ञानावस्था में भी बना रहता है। ज्ञानावस्था में जो गति है वो जागृति को बनाए रखने के अर्थ में। मानव जो मानव मन। हम्म। यानी ये जो आचरण पूर्णता में जो आचरण क्या है, तो व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में। तो इस प्रकार से श्रम गति परिणाम को हम परंपरा रूप में समझते हैं। परंपरा का मतलब है जो बना रहता है। निर्भ्रमता अथवा क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता में जागृति पूर्ण वैभव परंपरा के रूप में वर्तमान होना, यही सत्य है और यही मौलिकता भी है। अगला पढ़ लीजिए, आचरण। 28 आचरण। नंबर 1, सब धन, सब नारी, सब पुरुष, दयालु, कार्य व्यवहार, विन्यास। सब ही, सब आपका उच्चारण स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण, कार्य व्यवहार, विन्यास। ठीक। ये तो अपन डिस्कस कर वो जो आपने बताया स्वधन, हैं। मतलब स्वधन या भी स्व का आपने देखा। हाँ, तो इसमें स्वनारी तो समाज की और परिवार का भाई जो परिवार का धन है वो स्वधन है, तो सहअस्तित्व में ही तो है। परिवार समाज के साथ अविभाज्य है, तो जो परिवार में भी जो धन है वो समाज का ही धन है। राष्ट्र में जो धन, जो समाज में जो धन है वो राष्ट्र का धन है। राष्ट्र में जो धन है वो अंतरराष्ट्र का धन है। तो धन को आप टुकड़े में देख रहे हैं ना, ये टुकड़े में देखना। जैसे कागज का नोट, तो वो नोट क्या है, धन थोड़ी, वो मान्यता है। इसलिए वो लिखता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, है ना, रिजर्व बैंक लिखता है ना, वो मान्यता है। नोट धन नहीं, वो तो कागज है ना। तो उसमें जो मान्यता है, जो मान्यता आरोपित की है ना, धन की मान्यता को आरोपित किया है। परिवार और समाज का हाँ हाँ, स्वनारी यानी जिसको हम लोग जागृत नारी बोलते, जागृत पुरुष। अजागृत में स्वनारी स्वपुरुष नहीं होता। अजागृत में पशु मानव, राक्षस मानव में स्वनारी स्वपुरुष नहीं होता। दयापूर्ण कार्य तो मतलब ये विवाह से संबंधित से नहीं है? थे। मुझे तो क्वेश्चन है विवाह से संबंधित नहीं थे। नहीं, ये तो भैया यही समझते हैं कि सब नारी सब पुरुष है। विवाह विवाह संबंध में यानी पति पत्नी संबंध। विवाह संबंध नहीं होता ना, पति पत्नी संबंध। विवाह पूर्वक पति पत्नी संबंध होता। तो जो जिसको अपन संबंध कहते हैं, उसमें प्रमाण है इसका, स्वनारी स्वपुरुष प्रमाणित होता है। यदि वो एक पुरुष एक स्त्री है, यदि इस रूप में प्रमाणित होता है, नहीं तो प्रमाणित नहीं। जिसको अपन पॉलीगैमी कहते हैं ना, बहुपत्नी बहुपति, उसमें ये प्रमाणित नहीं होता स्वधन स्वनारी। पशु मानव राक्षस मानव में मानसिकता में पर धन पर नारी पर पुरुष ही बना रहता है। मानसिकता में बना ही रहता है, उसी से मुक्त होना चाहता है। क्योंकि मानसिकता में बना रहता है, इसलिए आचरण में स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, है ना। तो स्थिर होने के लिए हमको एक नारी एक पुरुष की मानसिकता में आना पड़ता है। ठीक है, उसका भी प्रयोजन क्या है? पति पत्नी संबंध का प्रयोजन है सहअस्तित्व पूर्वक व्यवस्था को प्रमाणित करना या व्यवस्था में भागीदारी, सहअस्तित्व। तो पति पत्नी संबंध हो चाहे कोई भी संबंध, हर संबंध सहअस्तित्व में संबंध है ना। पति पत्नी संबंध भी सहअस्तित्व में संबंध। तो पति पत्नी संबंध भोग के अर्थ में संबंध नहीं,
है ना, पति पत्नी संबंध जो है वो व्यवस्था में जीने और व्यवस्था में प्रमाणित करने, क्योंकि व्यवस्था की धुरी जो पति पत्नी होते हैं वही माता पिता हो जाते हैं ना संतानों को। तो मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए पति पत्नी संबंध है, और पति पत्नी ही संतान उत्पत्ति के बाद माता पिता हो जाते हैं। उससे पूर्व वो पुत्र पुत्री रहते हैं, तो पुत्र पुत्री संबंध बना ही रहता है, एक नया संबंध जोड़ता है पति पत्नी संबंध, फिर वही संतान उत्पत्ति के बाद माता पिता। तो एक क्रम से संबंधों को पहचानना होता है ना। ठीक है। फिर जो संतान होती है वो आपस में भाई बहन पहचानेंगे, तो संबंध में ही होता है मानव कर्म। नंबर 2, संबंधों की पहचान, मूल्य का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय दृष्टि, संतुलन। ठीक, ये समझ में आ गया। जी। नंबर 3, तन मन धन रूपी अर्थ की दृष्टा और पूर्ति। इस पे भी हो गया। नंबर 4, मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य वर्तमान के रूप में किया गया संपूर्ण कार्य, व्यवहार, विचार, विन्यास। ठीक है। आचरण संहिता 29, आचरण संहिता, मानव में से के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सहित आचरण सूत्र व्याख्या व्यावहारिक। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है जिसको अपन कह रहे हैं मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या, ऊपर लिखा है मानवीय आचार संहिता, है ना, आचार संहिता, इसी को आचरण संहिता कह रहे हैं। ठीक है। तो ये आचरण संहिता मानव में से के लिए, यानी जब मानव में से के लिए बात हो रही तो सर मानव में से के लिए, सर मानव में से के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, सहज आचरण सूत्रों को पहचानना, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक आचरण सूत्रों को पहचानना, यही आचार संहिता का मतलब है, यही व्यवहारिक परिभाषा यही है ना, तो तात्विक परिभाषा इसी की। तात्विक परिभाषा, सहज अस्तित्व में विकास, जागृति विधि से निरंतरता स्पष्ट होने में से के लिए किया गया क्रियाकलाप। बौद्धिक परिभाषा, तर्कसंगत विधि से परिणाम स्पष्ट होने में से के लिए किया गया कार्यकलाप। और फिर व्यावहारिक परिभाषा, कायिक वाचिक नाम की और कृत कारिक अनुमोदित भेदों से मानवत्व स्पष्ट होने में से के लिए किया गया व्यवहार या कार्य। तो ये आचार संहिता की परिभाषाएं हो गई हैं। मुझे लगता है कि ये एक प्रस्तावना हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम अगला सेशन जो है शुरू कर सकते हैं। जैसे तात्विक परिभाषा में क्रियाकलाप है, तो भौतिक परिभाषा में कार्यकलाप है। तो इसमें इसको ऐसे देखते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति में क्रिया, ये जो आचरण है ना, आचरण में अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, तर्क संगत विधि से अनुभव का, विचार का, व्यवहार का, व्यवसाय का प्रयोजन स्पष्ट हो जाए, प्रयोजन पता लग जाए, उसको कह रहे हैं कि वो बौद्धिक परिभाषा। तो मानव में जो क्रियाकलाप है वो चार है, चार आयाम है। मेरा क्वेश्चन परिभाषा में तो क्रियाकलाप भौतिक परिभाषा में कार्यकलाप। तात्विक परिभाषा में वहां पे कार्य नहीं होता, तात्विक क्रिया हो, और जो व्यवहारिक परिभाषा में व्यवहार और कार्य हो रहा है। हाँ।
ये भी कार्य कहाँ हो रहा है? समझने का भी कार्य है। समझ कर बौद्धिकता सब जगह है ना आपको, अनुभव में, विचार में, व्यवहार में, कार्य में। इसीलिए वो 4 आयाम पे इतना समय लगा है, ताकि जल्दी से आगे बढ़ सकेगा। तो क्या बताया था आपने? तात्विक में केवल क्रिया को समझ, जैसे जीवन क्रियाएं, वहां कोई कार्य नहीं है, वहां कोई व्यवहार नहीं। तो जब हम अस्तित्व को अस्तित्व में समझते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़े, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए आप। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं 2 मिनट